अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू सर रिजवान्स अकेडमी। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे इंशाल्लाह। और मेरी आपके आइंदा आने वाले पेपर्स के लिए भी दुआ है बहुत अच्छे जाएँ, आमीन। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत जल्द सेकंड ईयर ज़ूलॉजी का एक एग्ज़ाम आ रहा है और वो है बच्चों 16th में 2025, सही है। और इसके लिए बेटा मैंने पहले सोचा आप लोगों के लिए सेक्शन सी की वीडियो बनाऊँ। तो ये वाली जो वीडियो है बेटा, इसमें सेक्शन सी के जो मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली सवाल आते हैं, उसके अलावा भी अगर मुझे कुछ लगता है कि आ सकते हैं, वो पूरा डिस्कस करूँगा। कौन सा सवाल आपको उसमें कितना कंटेंट लिखना है, कौन से चैप्टर का है और उसमें डायग्राम कौन-कौन सी ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बताऊँगा जैसे मैंने आपको सेकंड ईयर बॉटनी के सेक्शन सी के लिए वीडियो में गाइड किया था। ठीक है बच्चों? अच्छा, बेटा मेरे पास पहला जो सवाल है, एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर्स है। यानी कि ये सवाल जो लग रहा है वो हड्डियों-वड्डियों का है, फ्रैक्चर। और ये चैप्टर कौन-सा होगा बच्चों? सपोर्ट एंड मूवमेंट। इससे पहले एक चीज़ बता दूँ बेटा, आपके पास सेकंड ईयर बायो की बुक सही है? बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 21, सही बच्चों? ये जो आपके पास चैप्टर नंबर है, मैं देख लेता हूँ विजिबल आप लोगों को हो रहा है? ठीक है। बच्चों चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 21 तक, सही है। और अगर आप वैसे देखें तो आप 1 से स्टार्ट कर लो, 15 इज़ 1, 16 इज़ 2, सही। तो ये आपके पास चैप्टर्स कौन से बेटा? ये आपके पास इंडेक्स में चैप्टर्स हैं आपके ज़ूलॉजी के, सही। अच्छा, आप लोगों को जैसे पता होगा बच्चों, रिड्यूस सिलेबस भी हुआ था कुछ, ठीक है। और वो बहुत बाद में पता चला था, जिसमें से आपके पास बॉटनी में एक चैप्टर था बेटा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, सही है। तो उससे तो ऐसा कुछ आया भी नहीं सेक्शन बी में, बॉटनी में बहुत अजीब सा आया था, खैर, सही। और आपके पास जोलॉजी में बेटा दो चैप्टर्स हैं, एक है डेवलपमेंट इन एजिंग एंड एक है और दूसरा आपके पास एनिमल बिहेवियर। तो वो अभी ना करो आप बेशक, सही। इसके अलावा जो हमारे पास चैप्टर बचते हैं बेटा, चैप्टर 15 इज होम्योस्टेसिस, चैप्टर 16 इज सपोर्ट एंड मूवमेंट, मैं इंडेक्स ना भूल जाऊँ भाई। चैप्टर 17 इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटा ट्रस्ट मी, आपके पास ये जो चैप्टर्स मैंने अभी जो तीन बताए ना, 15, 16, 17, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सेकेंड ईयर के जोलॉजी के। बेटा क्योंकि इसमें कंटेंट इतना है ज़्यादा कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड करूँगा कि जिसमें मैंने आपके पास बुक के हर एक चैप्टर के हर एक पेज से, हर एक पैराग्राफ से अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगती है फॉर आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यू, और उसके बाद आगे जाके अगर हम बात करें इंशाल्लाह एक और फिर एग्ज़ाम आएगा आपके पास एनएमडी कैट आपके फाइनल पेपर के बाद, सही। तो उसके हिसाब से भी आपको वीडियो में बहुत हेल्प होगी, सही है। तो बेटा होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसा जितना कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, सही है। यानी कि इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस ग्लैंड्स उनके हार्मोन्स हैं। एनिमल बिहेवियर बेटा वो तो रिड्यूस्ड हुआ हुआ है, निकला हुआ है वो, उसका एहतियातन बता दूंगा फॉर द सेफ साइड, कुछ भरोसा नहीं ना बोर्ड वालों का भाई। रिप्रोडक्शन चैप्टर ये भी सही है, लेकिन जो शुरू के तीन है ना बेटा, 15, 16, 17, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, ये मैंने आपको बता दी हर लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं फॉर शॉर्ट के लिए बात करूँ, अगर मैं फॉर लॉन्ग के लिए बात करूं, और अगर मैं फॉर एमसीक्यूज के लिए बात करूं, एंड इवन अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए बात करूं, तो ये आपके पास सारे डोमेन कवर कर रहा है, सही बच्चों। अच्छा, पहला सवाल बेटा जैसे लिखा हुआ, एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, सही है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। मैं इसका लिख देता हूँ एहतियातन, चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 16, सही है। मैं देख लेता हूँ ये विजिबल है प्रॉपर आपको हो रहा है, साथ साथ देखना पड़ता है सब, सही बच्चों। एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। ठीक है जी, तो होम्योस्टेसिस ये आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 16। इसके बाद हम आए बोन्स के टॉपिक में, फिर आ जाओ आप आगे, ये रहा जी। और ये बेटा पेज नंबर आपके पास है 43, मैं लिख भी देता हूँ अलग से आपके लिए बच्चों। इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा पेज नंबर 43, सही। बहुत ज़्यादा रेड ना हो जाए इसलिए मैं मार्कर चेंज करता हूँ बेटा। पेज नंबर 43 में लिखा हुआ है द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, और ये बेटा इसकी 4 स्टेजेस है। तो इसके पास इसका आपके पास जो इसका आंसर है, इसमें आपको इसकी 4 स्टेजेस लिखनी है। अब ये क्या 43 से कहाँ तक है, ये आप लिख लो 43 से 45, पेज नंबर 43 से 45, सही है। पेज नंबर 43, पेज नंबर आपके पास आप देखो 44, और थोड़ा सा है 45 पर। 45 पे बेटा फिगर 16.16,
इसकी डायग्राम बनी हुई, तो क्या डायग्राम नेसेसरी है? नो बेटा, इसकी डायग्राम एज सच नेसेसरी नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, डायग्राम इज नॉट नीडेड। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन है, टाइम हो तो बना लो, कोई मसला नहीं है बेटा। मैं आपके पास यहाँ 4 हेडिंग्स लिख देता हूँ, आप कहीं के भी नोट से याद करो। ये 4 हेडिंग लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ बुक की हैं, ये बिल्कुल सही लिखी हैं। जहाँ बुक की मिस्टेक होती है वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, कोई सीक्वेंस में मिस्टेक होती है कोई भी। पहली स्टेज का नाम देखो लिखा हुआ होगा आपकी बुक्स पे, हीमाटोमा स्टेज। नो हीम आप HAE लिख दो या HE लिख दो, इट डजेंट मैटर। अगली स्टेज का नाम लिखा हुआ है, बहुत लंबा है, फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। तो काफ़ी बच्चे इसको कैलस फॉर्मेशन लिख देते हैं, ये थोड़ी सी गलती करते हैं, पूरा लिख देना बेटा, फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। सही है, ये वजह है बेटा। फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, तो भाई कौन सी कार्टिलेज? पहले फिब्रो या फाइब्रो। तीसरी स्टेज का नाम है बोनी कैलस फॉर्मेशन। अगर इसको भी कैलस कर देते हैं, तीसरी को भी कैलस कर दो, बोनी कैलस फॉर्मेशन। यहाँ थोड़ी सी बोन हार्ड हो रही है, बोनी कैलस फॉर्मेशन। और लास्ट आपके पास है, देखो उसमें लिखा हुआ है रीमॉडलिंग स्टेज। वापस बोन जो है वो अपनी शक्ल में आ गई है या आ रही है। देख लेता हूँ विजिबल है नीचे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो बेटा ये आपके पास हेडिंग्स है, ये आपके पास चैप्टर हो गया सपोर्ट एंड मूवमेंट। सही, पहला सवाल बेटा आपका कंप्लीट हो गया। कहीं के भी नोट से याद करो, कोई मसला नहीं है। सही, कोई टॉपिक मुझसे पूछना हो मैं हाजिर हूँ। सही, तो आप इसको कॉपी कर लो बच्चों। अच्छा बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास सब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सेम चैप्टर का ही है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। बच्चों, एक्सप्लेन द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ लेबल डायग्राम। सही है, ये थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि इसकी जो डायग्राम्स है ना बेटा, वो हैं छोटी छोटी छोटी। जो आप वो ज़्यादातर बच्चे जो मैंने नोट किया ना टेस्ट में या प्रीलियम पेपर्स में या मिड टर्म में जो मैंने दिया था, तो उन्होंने बहुत अजीब सी बस डायग्राम को निपटाने वाला काम कर दिया था। ये नहीं करना प्लीज़, वरना नहीं आता सवाल तो आप छोड़ दो। क्योंकि काफ़ी बच्चे ये भी करते हैं, मैंने देखा है कि थ्योरी बहुत अच्छी लिख देते हैं इसकी, क्रॉस ब्रिज साइकिल 2 ही हेडिंग्स है इसकी। सही है, और जो फिर हेड और जो डायग्राम्स पे बात आती है तो बेटा बहुत ना वो बुरा इंप्रेशन जाता है। सही, तो दोनों डोमेन्स में बेटा क्योंकि आप अच्छे कर सको इसको तो करना। लेबल डायग्राम भी बनानी है बेटा, लेबल डायग्राम, समझ गए? क्योंकि डायग्राम विदाउट लेबलिंग कुछ भी नहीं बेटा। सही है, लेबल डायग्राम भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप समझ सकते हो ये सवाल आपके 2 पॉइंट्स कवर कर रहा है कि आपको थ्योरी भी अच्छी लिखनी है और आपको डायग्राम्स भी अच्छी बनानी है। डायग्राम्स मतलब वो साइकिल की है, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो बेटा इसका हम लोग चैप्टर लिख लेते हैं। चैप्टर इसका कौन सा है बच्चों? सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये मैंने ना लॉजिकल रीजनिंग लिखी है, या आप रीजनिंग लिख दो, आप LR परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। लॉजिकल रीजनिंग एक ही चीज़, ठीक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट हो गया, और ये आपके पास चैप्टर नंबर आपको बताया ना बच्चों कौन सा है, चैप्टर नंबर 16 है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू zoology। सही, सपोर्ट एंड मूवमेंट हो गया। अब आ जाओ इसका पेज नंबर, इसका पेज नंबर बता दें सर। ये लें सर पेज नंबर। अच्छा बेटा एक और प्लीज मिस्टेक नहीं करना, देखो ये सवाल अलग है, सवाल में आपसे पूछ रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सही, हक्सली साइंटिस्ट का। और अगर आपसे पूछे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, वो अलग है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला ये वाला है। सही, उसकी डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग हैं। पेज नंबर 49, 50, 51। सही है, 52 वो वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे गेस्ट पेपर में जो मैंने ऐड किया है, ज़रूरी नहीं आप वो सिर्फ करो। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, गेस्ट पेपर जो है आपकी पूरी तैयारी के बाद बस फिर वो स्पेसिफाई करना होता है कि आप बस ये ज़्यादा अच्छे से कर लो, ये नहीं कि बस आप सिर्फ इसी को करो। फ़र्क है दोनों बातों में। सही, तो बेटा ये पेज नंबर है आपके पास 52 और 53, और आई गेस इससे आगे नहीं है, ये थोड़ा सा है। तो मैं इसको कर लेता हूँ पेज नंबर 52 से बच्चों, पेज नंबर 52 से 54। सही, पेज नंबर नोट कर लो। सही है, इस थ्योरी का एक और नाम किस नाम से आ सकती है थ्योरी? इस थ्योरी का ये जो सवाल है ना, इसको मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेट। इसकी दूसरी शक्ल किस नाम से आ सकती है? स्लाइडिंग, इस नाम से भी आ सकता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो
ये प्लीज़ अपने पास नोट करना, मैं इसको इसलिए यहाँ कुछ बना रहा हूँ इस तरह ताकि आपको याद रहे। ये सवाल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस ब्रिज साइकिल के नाम से भी आ सकता है और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी आ सकता है। हक्सली अगर आ जाए, ये भी कर लो भाई। अगर कहीं हक्सली साहब का जिक्र आ जाए तो समझो वो आपसे स्केलेटल मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूछ रहा है। सही। इस सवाल में क्या आपको पहला पैराग्राफ लिखने की जरूरत है बच्चों? इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो यस मैं आपको कहूँगा कि कर लो इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग क्या बन जाएगी इसकी? इंट्रोडक्शन। अगर मैं हेडिंग की तरफ आऊं, इसको कर दूसरे से करता हूं। अगर मैं हेडिंग की तरफ आऊं बच्चों, सही है। इसकी हेडिंग्स एक तो हो गई आपके पास इंट्रोडक्शन, दूसरी आपके पास वही है क्रॉस ब्रिज साइकिल फॉर्मेशन या सिंपल दी क्रॉस ब्रिज साइकिल, और थर्ड आपके पास है बच्चों रिलैक्सेशन। सही। उसके बाद फिर आपके पास बन जाएगी इसकी डायग्राम। सही। डायग्राम आपके पास कौन से पेज पर है बच्चों? 53। 12 बता रहा हूँ बेटा, मेक श्योर कि पूरी पूरी डायग्राम बनाओ। देखने को बहुत आसान लगती है ना, लेकिन इसके अंदर एडीपी एडीपी पूरा इज रिलीज और ये सब लिखा हुआ है, एक्टिन मायोसिन अलग अलग कलर से आप बना सकते हो। सही है, हो गया डन। ये वाला सवाल है बेटा, उसको आप अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं प्लीज़ नोट कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू माय गेस्ट पेपर फॉर सेकेंड ईयर जोलॉजी। सही बेटा, आपको बताना है इसमें किडनी फेलियर के कॉजेस, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सही। किडनी फेलियर के कॉजेस और उसका ट्रीटमेंट, आसान है, हो जाएगा। सही। इसमें ऐसा कोई डायग्राम नहीं बच्चों, तो जो डायग्राम वाले हैं कर सको तो कर लेना, वरना ये वाले सवाल आपके लिए बोनस है। वजह आपको पता चल जाएगी बेटा, जिसकी डायग्राम अच्छी नहीं है उसको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सही है। मैं आपको सबसे पहले इसका बताता हूँ बेटा चैप्टर बच्चों उसका आपके पास है चैप्टर नंबर 15, यानी कि पहले ही चैप्टर है बच्चों। उस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस, और मेरे बच्चों आप लोगों ने ये चैप्टर 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है। सही, 10वीं जमात। होम्योस्टेसिस बेटा, होम्योस्टेसिस में पेज नंबर बता दें सर इस टॉपिक का। ये लो बच्चों, पेज नंबर अभी बता देते हैं आपके सामने। पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर है मेरे बच्चों 20 पे किडनी फेलियर लिखा हुआ है, सीधे हाथ पे एक पिक्चर है, नहीं बनाओ मसला नहीं है। फिर पेज नंबर 22 पर है इसका ट्रीटमेंट है। सही है। फिर पेज नंबर 23 पर भी तो एक टॉपिक है, लेकिन वो उसका अलग है, वो किडनी ट्रांसप्लांट है। सही है। 15.44 डायलिसिस, क्या वो उस ट्रीटमेंट में आ सकता है? आ सकता है। सही है, मैं देख रहा हूँ बस, है ये हो जाएगा ज़्यादा, कोई बात नहीं, क्या करें अब। तो आप ज़रा सुनो बेटा, किडनी फेलियर जो है ना पेज नंबर 20 पे, 20 पर है पूरा, 21 पर है। इस पे फिर इसका ट्रीटमेंट पे डायलिसिस है, 22 में भी डायलिसिस है। फिर ट्रांसप्लांट भी तो है, किडनी फेल हो जाए तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। फिर ट्रांसप्लांट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसप्लांट हैं। मैं इसमें आपके लिए आसानी करता हूँ। देखो इस पर लिखा हुआ है आप कॉजेज बताइए किडनी फेलियर के और उनका ट्रीटमेंट बताइए। सही। कॉजेज, कॉजेज जो है बेटा किडनी फेलियर के जो टॉपिक है ना, उसी में नीचे लिखा हुआ है एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज। सही है, तो यही इसके दो कॉजेज हो जाते हैं भाई। सही। अब ज़रा बढ़ते हैं सर, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें आप कंटेंट कम याद कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें हेडिंग ट्रांसप्लांट की भी लिखनी होगी, उसकी कोई टाइप नहीं है। हाँ, ट्रांसप्लांट पे आप ये आप हटा दो, ट्रांसप्लांट पे आप प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट आप स्किप कर सकते हो, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो, लेकिन डायलिसिस के दोनों टाइप जिक्र करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉजेज नहीं लिखा हुआ किडनी फेलियर की, यहाँ पे ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है बच्चों। तो ये थोड़ा बनता है सवाल लंबा, मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 20 से ये बनता है आपका 23 तक, पेज नंबर 20 से पेज नंबर 23 तक। सही। आप जरा आप हेडिंग्स देख लो इसकी। इसकी आप किडनी फेलियर को, चलो आप बिस्मिल्लाह भी नहीं करो, इसकी इंट्रोडक्शन ना करो, लेकिन आप दोनों इसकी कॉजेस तो लिखनी ही लिखनी ना। इसमें आपके पास हेडिंग्स में आ जाएगी, नंबर 1 हेडिंग एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज। यहाँ पे आपके
आके ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है कॉजेज़ का। सही है, मैं देख लेता हूँ विजिबल हो रहा है। सही, तो यहाँ पे आपके आके ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है सर, अब बता दें सर क्या हो जाएगा। ये भी तो है मेरे बच्चों, ट्रीटमेंट याद है, हो सके तो कर लेना। ये अलग है, ये अलग है। सही है, ये कॉजेज अलग टॉपिक हो गया इसका, मतलब सब टॉपिक और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपके पास दो हैं बच्चों, मैं इस तरह समझा देता हूँ, ए और बी। ट्रीटमेंट में आपके पास एक है बच्चों डायलिसिस, और एक है आपके पास, पूरा लिख देता हूँ, पता चला हार्ट ट्रांसप्लांट ना लिख दो आप, किडनी ट्रांसप्लांट। सही, सही है, अलग आसान रहा है ना, ऐसा है नहीं, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से लंबा है ये। वैसे समझने के दबार से जिसको समझ आ जाए बेटा, उसके लिए 10 पेजेस भी कोई मसला नहीं है। इसमें आपको दोनों डिस्कस करनी टाइप्स, बुक में 3 हुए हैं, आप 2 कर लो, हीमोडायलिसिस जो पुरानी बुक में भी है, और एक है इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस। तो एक है आपके पास हीमोडायलिसिस, एक है आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये जो अगर आप कर लोगे तो तब आपका होगा। इसमें आपको क्या नहीं लिखना है, इसमें आपको प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट ना लिखे तो मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई। सही है, इसमें आपको अपना प्रिंसिपल्स था ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, एक और भी तो है ना, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांट, आई गेस बुक की हेडिंग देख लेते हैं। हाय हाय, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद, प्रॉब्लम्स वाली भी हेडिंग नहीं लिखनी। सही बच्चों, ये है, हाँ ये है तो ज़रा लंबा। सही है, अच्छा अब अगर आप मुझसे पूछो क्या सर लाजमी करे, क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं कहूँगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपने गेस्ट पेपर में क्यों डाल दिए, ये अच्छा सवाल है बच्चों। कुछ गट फीलिंग भी होती है ना कि आ सकते हैं, उस हिसाब से डाला है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो जो आपके पास वाले चैप्टर में से है ना, सपोर्ट एंड मूवमेंट में से, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो पूरा वो है वो क्या, और किडनी का जो फंक्शन है जो भी आएगा गेस्ट पेपर में, तो ये उतना नहीं है। सही, इवेंट्स फ्रैक्चर्स वाला टॉपिक भी मैंने काफ़ी देखा है प्रीलियम पेपर्स में। सही, तो देख लो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप ये देख लेना बेटा, इसको हल्के में मत लेना। इसका एक पूरा पैराग्राफ है, इसका एक पूरा पैराग्राफ है। डायलिसिस आपको पता है ये थोड़ा सा है बड़ा टॉपिक, फिर ये ट्रांसप्लांट है, तो कर सको तो कर लेना, आप कॉपी कर लो। और हमारा अगला जो सवाल होगा बच्चों, हमारा अगला जो सवाल है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा गेस्ट पेपर में, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी ना, फंक्शंस ऑफ किडनी, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी एक ही चीज़ है, तो आप उसको कॉपी कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा मेरे बच्चों, अगला सवाल है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी। ओके, और ये चैप्टर कौन सा है बच्चों, किडनी है, होमियोस्टेसिस है, तो आप समझ जाओ ये पहला ही चैप्टर है और बुक का 15वां चैप्टर है बच्चों। तो मैं सबसे पहले, लेकिन एक और चीज़ बेटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ किडनी, पता चला इसमें एक आध बच्चों ने मतलब 1 से 2% मैंने बच्चों के पेपर्स में जब मैंने चेक किया था प्रीलियम्स के, या जो भी जब मैंने सवाल दिया था, उन्होंने फंक्शंस ऑफ किडनी में 3-4 पॉइंट्स लिख दिए थे लॉन्ग सवाल में। लॉन्ग सवाल में 3-4 पॉइंट्स लिख के ये लिख दिया कि किडनी ब्लड को प्योरीफाई करता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करता है, यूरिन बनाता है। तो सर इसमें क्या गलत है, अरे मेरे बच्चों, इसमें आपको रेगुलेटरी फंक्शंस का पूछ रहे हैं। अगर आपके पास फंक्शंस आ जाए तब भी वही लिखना है, अगर यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शंस आ जाए तब भी ये सवाल सेम रहेगा। अगर यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन आ जाए, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस आपसे पूछ लिया जाए एक्सप्लेनेशन में, तब भी ये सवाल वो यही रहेगा। तो इसके इस सवाल के अलावा दो और ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, या प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताइए। तो तीनों का मतलब एक ही है भाई। तो आपको वो स्टेप्स लिखने हैं जो आपने मेट्रिक क्लास में पढ़े थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव फ्री ऑब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और यहाँ पे तो नया और भी आ गया बेटा, काउंटर करंट, जिसमें काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। काउंटर करंट ना भी लिखे तो मसला नहीं है यार। इसकी एग्जांपल ऐसे में दूंगा कि नमाज तो वैसे भी हम पढ़ते हैं रमज़ान में, और अच्छे से दिल चाहता है ना, और अल्लाह की इबादत करें, और रातें तो और भी होती हैं, लेकिन रमज़ान की रातें एक अलग ही वाइब आती है ना। आप समझ जाओ बेटा, काउंटर करंट वैसे ही वाइब डालता है। आप समझ के क्या कह रहा हूँ, काउंटर करंट ना भी लिखो
तो एग्जामिनर कहेगा चलो उसने बाकी तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सब बिल्कुल ज़बरदस्त लिखा हुआ है, एक्सीलेंट, लेकिन काउंटर करंट जो है बेटा उसके बगैर ये प्रोसेस अधूरा है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को ही तो मेंटेन रखना है, वरना पीएच पहले वो इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर किडनी फेल हो जाएगी, फिर मसले मसाइल होंगे, तो आप वो मत छोड़ो प्लीज़। सही, आई रिक्वेस्ट यू कि काउंटर करंट ज़रूर याद करना बुक से। ओके, अब मतलब आपके लिए अब जो आपको आसानी हो। ये बेटा चैप्टर कौन सा है बच्चों? सर चैप्टर बता दें। चैप्टर वही बच्चों, होमियो स्टेसिस, और इसको मैं अब करता हूँ अल्लाह हाफिज मार्कर को। चैप्टर होमियोस्टेसिस बेटा आपके पास चैप्टर नंबर वही है, चैप्टर नंबर आपके पास है 15। सही है। अच्छा सर, अब ये कहाँ पर है टॉपिक, अभी बता देता हूँ बच्चों। ये रहा आपके पास बच्चों, आपके पास टॉपिक है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, और बुक में लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ द किडनी। सही है। बुक वालों की भी थोड़ी गलती, आप एक अलग से हेडिंग कर देते अच्छी सी, इन्होंने फंक्शंस ऑफ द किडनी में किडनी के अच्छा बेटा फंक्शंस ऑफ द किडनी में ना आपके पास जो है, मैं मानता हूँ बुक में वैसा नहीं लिखा हुआ जैसे लिखना चाहते हैं हेडिंग वाइज, इन्होंने यहाँ पे रेनिन एरेथ्रोपोइटिन भी किया हुआ है। आप मुझे खुद बताओ बेटा, अपना जहन लगाओ, ठीक है, अगर सिर्फ पेपर में आगे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी, तो आप सिर्फ यहाँ से क्या यहाँ तक लिख दो कि जिसमें लिखा हुआ है किडनी जो है वो ब्लड प्यूरिफाई करती है, वेनिन और एरिथ्रोपोइटिन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है, बस। तो क्या ये लॉन्ग हो जाएगा? नहीं ना। तो आप बेटा समझो बात को, पेज नंबर आपका बेशक स्टार्ट हो रहा है, ये पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है मेरे बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं है, 17 जी, पेज नंबर 17 है बेटा। सही, पेज नंबर 14 से बच्चों पेज नंबर 17 है। सर यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ वो हार्मोन्स का जिक्र कर दें। भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास, मैं फिर वही बोलूँगा, अगर आपकी स्पीड है, आपको पता है कि यार मैं इतना टाइम में मैनेज कर लूँगा पेपर, तो आप जो है वो देख लो, वरना कोई मसला नहीं है। तो मैं हार्मोन्स की चॉइस आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप इंट्रोडक्शन में इसकी, मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स में, हार्मोन्स की हेडिंग आप बनाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर चॉइस। सर आप बताएं, मैं आपकी जगह होता तो मैं हार्मोन्स ना लिखता, मैं रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द किडनी से स्टार्ट करता। तो ऑफिशियली इसकी जो हेडिंग नंबर 1 बनती है, इसकी हेडिंग नंबर 1 बनती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैं देख लेता हूँ विजिबल है, सही। अगली इसकी हेडिंग है आपके पास बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद है आपकी बुक्स में ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, बिल्कुल सही है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। उसके बाद आपकी बुक्स में देखो है उसका हेडिंग नंबर 4 या डी करके पूरा किया हुआ है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक और इसका हल बताऊं क्या बच्चों? पहली हेडिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हो यार, एक ही बात है, उसमें हम लोग जिक्र करेंगे ना इंशाल्लाह ग्लोमेरुलस का। अगली हेडिंग है उसके बाद बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसका आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी अच्छा है, ये भी सही, तो उसमें मैं नहीं रखूंगा, दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक, सॉरी। ट्यूबुलर सिक्रीशन और कोई नाम नहीं है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद चौथी हेडिंग ना एक्सक्रीशन की भी बन सकती है, यानी कि आपने बता दिया कि किडनी जो है वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर दी थी बॉडी से, उसके बाद फिर काउंटर करंट, वो भी सही है। या चौथा आप लिख दो काउंटर करंट, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसको, और बुक ने भी अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि बॉक्स में लिख के इन्होंने साइड पे छोड़ दिया है इसको, तो बात सारी है बच्चों कि काउंटर करंट बहुत ज़रूरी है। काउंटर करंट, सही। तो ये पूरा यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप हो गया। बेशक काउंटर करंट मुझे पता है बड़ा है, अब इसमें आप जो है नहीं कर सकते, छोटा बच्चों माजरत, इसमें दोनों लिखने हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म में काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी लिखना है, ये लिखा हुआ है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अगले पेज पे काउंटर करंट एक्सचेंज, काउंटर करंट एक्सचेंज, तो आपको इसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंज दोनों लिखना है, सही।
मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, कोई मसला नहीं। देखो काउंटर करंट है ना, इसमें आप काउंटर करंट मल्टीप्लायर, सही बच्चों, ये वाली भी लिखनी, फिर काउंटर करंट एक्सचेंज, ये दोनों सब हेडिंग इसमें आएंगी। तो मैं इसको हेडिंग नंबर ए और बी कर देता हूँ। ये किसकी सब हेडिंग है? हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 4 नाम है, हेडिंग नंबर 4 का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये आपके पास एक सवाल है बेटा, थोड़ा सा लंबा है बेटा, जोलॉजी को भी हल्का नहीं लेना। सही बच्चों, अगला आपके पास सवाल है, एक और अगला सवाल आ रहा है। देखो अभी तक तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के, वो देखो कितने आ चुके हैं, होमोस्टेसिस से, सपोर्ट एंड मूवमेंट से। अब आपके पास एक बहुत लंबा चैप्टर है जो आगे जाके एमबीबीएस में बहुत काम आता है इंशाल्लाह। डिस्क्राइब द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये सवाल कौन से चैप्टर का है बेटा? नर्वस कोऑर्डिनेशन। आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, अगला सवाल आपके पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से। पुरानी बुक में एक चैप्टर था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये आपका मैट्रिक क्लास में भी चैप्टर था 10th ग्रेड में। सही, अब जो आपके पास है बॉटनी, सॉरी सेकेंड ईयर जोलॉजी में, ये चैप्टर्स डिवाइड हो गए। जो हार्मोन वाला पार्ट है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन बन गया, और जो आपके पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स वाला पार्ट है वो आपके पास अलग पोर्शन में बन गया है। सही, तो हम लोग बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, और ये चैप्टर आपके पास है 17। सही, तो मैं आपके पास सबसे पहले लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है बच्चों नर्वस कोऑर्डिनेशन। सही बच्चों। अच्छा, अब ये सवाल जो है ज़रा देखना गौर से, क्या कह रहे हैं वो आपसे। ये क्या है सर, ये वाले वर्ड तो, ये तो एमबीबीएस वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग सब करोगे, अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। बेटा एनाटमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जैसे मैं कह रहा हूँ मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ। ये मार्कर है ना, ये एनाटमी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है। जो मतलब हम लोग कहते हैं यार हार्ट का फंक्शन क्या है, तो ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, उसको एनाटमी कह लो आप। और यानी कि ब्रेन का कितना, ब्रेन कितने किलो का है, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नली कैसे दिखता है, मॉर्फोलॉजी जिसको 9th क्लास में कहते थे। सही, और उसका फंक्शन क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स का, तो फंक्शन मतलब फिजियो हो गया। सही है, तो एनाटमी में हम लोग ब्रेन का, एनाटमी में हम लोग, यहाँ पे ब्रेन दिया हुआ है ना, ब्रेन दिया हुआ है, ह्यूमन ब्रेन। सही, एनाटमी में हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, और फिजियोलॉजी में हम लोग इसके पार्ट्स के फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे। फिजियो मीन्स फंक्शन होता है बच्चों, और लॉजी का मतलब आप सबको पता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सवाल अजीब सा हो जाता है, अगर आप देखो पेज नंबर 77 में दिया हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसमें फिर दिया हुआ है सीएनएस। सीएनएस में आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये असल में से जो सवाल है ना बच्चों, इसमें मैनेजेस वगैरह भी जिक्र है, मैनेजेस पेज नंबर 78 में। असल में जो ये सवाल है वो 79 से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन का ही बताना है, स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र नहीं करना। तो मैं इसका लिख देता हूँ, असल में जो ये सवाल है ये पेज नंबर आप कर लो 79। सही मेरे बच्चों, सही, पेज नंबर 79 में इसकी हेडिंग्स क्या क्या बनेंगी सर। आप पेज नंबर 79 में देखो तो सिर्फ इसकी हेडिंग में ब्रेन लिखा हुआ है बच्चों। सही, उसके बाद इसी की इसमें पूरा सब लिखा हुआ है, फिर इसके अलग अलग पार्ट्स दिए हुए। सही है, हम लोग ये काम करते हैं ना, हम लोग जो ब्रेन का जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसको एनाटमी कर लेते हैं बस। द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस इज द ब्रेन। सही है, क्या ये काफ़ी है? क्योंकि बेटा इसकी फिजियोलॉजी इतनी बड़ी तो आपको लॉन्ग निमट जाएगा। सर अगर हमारा दिल है कि इससे पहले भी सब सीएनएस वगैरह का कर लें, कर लो भाई, लेकिन यहाँ से सही है। अब बाकी आपकी मर्ज़ी बच्चों। हेडिंग्स में आपके पास सबसे पहले आप इसकी हेडिंग में लिख सकते हो एनाटमी या स्ट्रक्चर, ये लो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जिसमें आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, इसके पार्ट्स का भी जिक्र है, सब है। सही, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन का मतलब है आप इसके डिफरेंट पार्ट्स बताओ ना, तो आप अगली हेडिंग बना सकते हो, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड देयर फंक्शन। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड देयर इट्स फंक्शन मत लिख देना, एंड देयर फंक्शंस। खैर मेरी ग्रामर अच्छी नहीं भाई, एहतियातन कह रहा हूँ,
इट्स फंक्शन अजीब सा हो जाएगा, एंड देयर फंक्शंस। सही, उसके बाद फिर अब आप हेडिंग करो बिस्मिल्लाह। फोर ब्रेन, फिर आप फोर ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, टेलेंसिफिलॉन है, डाइंसिफिलॉन है। सही, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड देयर फंक्शंस हो गया। आपने इसके बाद जो है वो सबसे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ। इसके बाद जो है आपने हेडिंग लगानी ए कर लो, या आप इसमें हेडिंग नंबर इस तरह कर लो, 1 कर लो। फोर ब्रेन की हेडिंग डाली, फिर सब हेडिंग क्या हो जाएगी, टेलेंसिफिलॉन, फिर उसके बारे में थ्योरी, फिर आपके पास बन जाएगी डाइंसिफिलॉन। फिर डाइंसिफिलॉन में बेटा आपके पास दो होंगी, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। समझ गए? सही, विजिबल है अल्हम्दुलिल्लाह। थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम हो गया। उसके बाद फिर लिम्बिक सिस्टम के अंदर और भी हेडिंग्स हैं, तो आप इसमें बुलेट्स भी बना सकते हो। सही, फिर लिम्बिक सिस्टम में फिर आपके पास हाइपोथैलेमस दिया, सही दिया हुआ है, एमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस है। तो मैं आपके पास अब कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो हमारे पास कौन सा बचा, लिम्बिक सिस्टम। मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में सर हम लोग कौन कौन सी हेडिंग, 3 हेडिंग्स है बच्चों, ये आप इस तरह कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही, हाइपोथैलेमस, उसकी थ्योरी, फंक्शंस, फिर आपके पास हो गया हाइपोथैलेमस, एमिगडाला। आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप पहले एमिगडाला लिख दो, कोई मसला नहीं है। सही, उसके बाद फिर आप लिखोगे हिप्पोकैम्पस। तो सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी। तो अब आपके पास लिम्बिक सिस्टम तक तो हो गया, तो टेलेंसिफिलॉन डाइंसिफिलॉन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास हेडिंग नंबर इसको एक मिनट सबर, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड द फंक्शंस को मैंने ये किया हुआ है ना, तो फोर ब्रेन जो है, आप इसमें देखो ना, इसमें रोमन में मसला आएगा, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ये इस तरह हो गया। तो हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, ये तो मेरी वीडियो के हिसाब से हेडिंग हेडिंग है ना, अब आप समझ जाओ। फर्स्ट हेडिंग आपके पास ये वाली बनेगी, दूसरी हेडिंग आपके पास पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन बन जाएगी। सही, उसके बाद इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, तब आपके पास अब ऐसा हो गया। तो फोर ब्रेन मेरे पास 1 हो गया, 2 यहाँ लिख देता हूँ, ये लो बच्चों, मिड ब्रेन आपके पास 2 हो गया। सही, फिर आपके पास तीसरा आपके पास हो गया हाइंड ब्रेन, तीसरा आपके पास हो गया हाइंड ब्रेन। और आपको पता है बच्चों, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही है, तो अब आप हाइंड ब्रेन में या तो बुलेट्स कर दो, जैसा भी आपको आसानी, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। खिचड़ी बन गई ना, सोचो फिर पेपर में भी कितनी बन सकती है ना, वो भी समझ भी नहीं है। वैसे आप इसको देख सकते हो आराम से, बुक में है, तो ये पेज आपके पास चले आएगा 79 से, ये पेज होता हुआ बच्चों 82 तक चले आएगा, पेज नंबर 79 से 82 तक। स्पाइनल कॉर्ड लिखना है इस पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखना बेटा, वो आपसे ह्यूमन ब्रेन का पूछ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ना लिखना। क्या इसमें इसकी डायग्राम बनानी ब्रेन की, एहतियातन वैसे प्रैक्टिस कर लो, वरना कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम है, और अगर अल्लाह ना करे आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन मैंने एक जगह या एक आध जगह देखा हुआ है कि इसकी ये सवाल के साथ डायग्राम भी आई हुई है ह्यूमन ब्रेन की, उसमें आप ये भी बना सकते हो। सही है, आप इसमें ये वाली भी बना सकते हो, बस मेक श्योर फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तीनों आने हो। आप इंटरनेट से देख लो, नहीं समझ में आया मुझसे पूछो, लेकिन अगर आए तो फिर थ्योरी लिख ली, डायग्राम नहीं बनाई, बुरा इंप्रेशन जाएगा बच्चों। वैसे इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि अगर सवाल यही लग गया तो डायग्राम नहीं आएगी, लेकिन फॉर द सेफ साइड क्या बुरा है। सही है, पेपर्स बेटा साल में एक दफ़ा होते हैं ना, मेहनत अच्छी कर लो। अच्छा, आपके पास अगला सवाल है बच्चों, एक्सप्लेन वेस्कुलर एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ CNS, इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन वेस्कुलर एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ CNS, लिख देता हूँ, एक्सप्लेन वेस्क्यूलर, वेस्कुलर यानी कि बच्चों इसका ताल्लुक है ब्लड वेसल से, एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ CNS। इन्फेक्शियस यानी कि इसमें बात होगी बच्चों वायरस की या बैक्टीरिया की, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कुछ वजह से लाइव लिख रहा हूँ और किसी वजह से ही लाइव बता भी रहा हूँ, वरना लिखा लिखाया होता है, फिर मैं रिज्यूम करता हूँ वहाँ से। तो बेटा हर चीज़ में रीज़न होता है, ज़रा देख के
और से एक्सप्लेन वेस्कुलर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, खराबियाँ ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन भी आता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। चैप्टर बेटा कौन सा है? चैप्टर वही है बच्चों, चैप्टर नंबर आपके पास है 17, नर्वस कोऑर्डिनेशन। पेज नंबर बता दें सर, यहाँ लिख देता हूँ ताकि नीचे हेडिंग में मसला ना आए। पेज नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, ये भी अजीब सा है पेज नंबर आपके पास मिल जाएगा, अच्छा बच्चों पेज नंबर आपके पास मिल जाएगा इसमें 90। सही है, 90 पे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स दिया हुआ है जिसमें स्ट्रोक है, आपकी बुक्स में हीमाटोमा है, और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स है 91 पे, मेनिंजाइटिस है और एंसेफेलाइटिस है। तो पेज नंबर 90 से 92 हो गया ये, पेज नंबर 90 से 92। सही बच्चों, पेज नंबर 90 से 92। तो आपके पास क्या हेडिंग बनेगी? आप इसकी आसान है बेटा, मसला नहीं है। सही, ये आपके पास हेडिंग जो बन जाएगी इसकी, एक मिनट सर, इस आंसर की हेडिंग थोड़ी बता दें तो ये लो, आपके पास इस आंसर की हेडिंग्स बता रहा हूँ बच्चों। एक्सप्लेन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है तो पहले आप वेस्कुलर कर दो, तो आपने हेडिंग लगा दी अच्छी सी, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस। सही, नंबरिंग मसला नहीं है। अब इसमें अगर आप नोट करो बच्चों, इसमें स्ट्रोक के साथ साथ इसके कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, यही अच्छी बात है। शुक्र, ये अच्छी बात लगी मुझे इस बुक की, कि बेटा जो डिजीज़ या डिसऑर्डर्स वाले सवाल होते हैं ना, उसमें हेडिंग बहुत देखी जाती है वाइल चेकिंग। सही, तो स्ट्रोक सिर्फ डिफाइन नहीं किया हुआ, उसकी अलग से हेडिंग दी हुई, कॉज की छोटी सी टू द पॉइंट बात करी हुई, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। सही, तो स्ट्रोक आपके पास सबसे पहले हो गया, स्ट्रोक। तो उसके आपको क्या क्या दिए हुए, चलो पहले मैंने सिम्टम्स लिख दिया, आप पहले कॉज लिख दो, कोई मसला नहीं, फिर ट्रीटमेंट लिख दो, सीक्वेंस इतना मसला नहीं है। तो ये आपके पास हो गया। सही, उसके बाद आपके पास अगला है हीमाटोमा। हीमाटोमा आपके पास बुक में कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। चलो उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, वही है सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट, ये सब दिया हुआ है। डन हो गया आपके पास, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स आपके पास डन हो गए। अगला आपके पास क्या दिया हुआ था? इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस। इसमें आपके पास नंबर 1 दिया हुआ है मेनिंजाइटिस। सही बच्चों, मेनिंजाइटिस दिया हुआ है, मेनिंजाइटिस का कॉज दिया हुआ है, लेट्स सी और क्या क्या दिया हुआ है पेज नंबर 92 में, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, एंसेफेलाइटिस के भी कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। तो डन हो गया ना बच्चों, तो बेस्ट हो गया काम। फिर मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ चलो इस बार हम पहले कॉज लिख देते हैं भाई। ये लीजिए बच्चों, कॉज हो गया, सिम्टम्स हो गया और इसका ट्रीटमेंट हो गया। सही है, और एंसेफेलाइटिस हो गया। एंसेफेलाइटिस की भी सेम हेडिंग्स हैं, तो दोनों की अगर आप देखो तो मतलब जो है वो दोनों डिसऑर्डर्स में हेडिंग इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है बुक्स वालों ने। सही, और कोई इसकी डायग्राम अब बुक में बेटा ये सब नहीं, कुछ भी कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं, नो डायग्राम नीडेड। सही है, अगला आपके पास सवाल है बच्चों, मेरे गेस्ट पेपर में ना देखो बेटा, एक मुझसे सॉरी मिस्टेक हो गई, मैंने एवोल्यूशन का चैप्टर गलती से बॉटनी का था वो उसमें डाल दी, क्योंकि पुरानी बुक में जोलॉजी में था एवोल्यूशन चैप्टर। तो बेटा मेरे गेस्ट पेपर आपके पास होंगे, वीडियो आपके पास, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। सही है, तो आप वो ज़रूर देखना, सेकेंड ईयर जोलॉजी गेस्ट पेपर 2025। उसमें बेटा एक सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन लर्नड बिहेवियर इन डिटेल। ये बेटा एनिमल बिहेवियर के चैप्टर का है, जो कि रिड्यूस्ड हो चुका है। सही है, अच्छी बात है, वैसे रिड्यूस हो गया, कोई काम भी नहीं है ज़्यादा इसका। तो मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ूंगा, 6 के बाद 8 लिख दूँ, परेशान नहीं होना। 8 आपके पास है, डिस्क्राइब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही है, ये आपके पास चैप्टर है, और ये सवाल है रिप्रोडक्शन चैप्टर का। सही, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, मतलब बताऊंगा। 10 जो है ना, एक्सप्लेन लिमार्क थ्योरी इन डिटेल, तो बेटा ये आपके पास बॉटनी में था। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन कौन से जो है आपको नहीं करने हैं बेटा, 7 और 10।
मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देता हूँ 7, 10 नहीं करने, सही, फ्रॉम माई गैस पेपर। तो मैं हम यानी कि अब 7 और 10 नहीं करने, तो 6 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 हमारे पास आसान है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, समझने में भी और लिखने में भी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, एक सवाल है आपके पास गेस पेपर में, एक्सप्लेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या डिस्क्राइब फेजेस हो। अच्छा बेटा, इसके ना चार्ट, इसका इस सवाल के आंसर में ये भी है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप चार्ट भी लाजमी करो। सही है, लाजमी करो। आपके पास होगा, गूगल पे आप देखो, सर्च करो, नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं आपको सेंड करूँगा। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है मेरा, सही है। उसमें एक छोटा सा चार्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चार्ट में पता चला आप अल्लाह ना करे कुछ बाकी सवाल ना आपके रह जाए, तो एक छोटा चार्ट है मेरे पास, येलो कलर का वो है, और वो बना लोगे काफ़ी है, सही है। उस चार्ट में आपको चेंजेस बतानी होती हैं, डिस्क्राइब करनी होती है लेबलिंग के साथ कि कौन से दिन में चेंजेस आ रही हैं ओवरी में, यूट्रस में। सही बच्चों, एक्सप्लेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर चैप्टर नंबर बता दें। बच्चों चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 का नाम है रिप्रोडक्शन। और इसका जो पेज है बच्चों, पेज नंबर 161, पेज नंबर 161 से लेके, पेज नंबर 161 से लेके मेरे बच्चों 162, 163, 163। सर ये 163 पे भी कुछ बना हुआ है, कर सकते हो, लेकिन ये जो 162 पर है ना, ये अगर आपको कर सकते हो तो कर लो भाई। जो जो उसके मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये 162 वाला है सर, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, या मैं कुछ देखता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिंक बना दूँ ताकि वो आपको आसानी से मिल जाए। सही बच्चों, ये आपके पास हो गया, चार्ट की मैंने बता दी, और ये जो थ्योरी है 161 से 163 है। मैं इसमें देख लेता हूँ आप लोगों को सब आसानी से नज़र आ रहे हैं, आई होप सो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा आपको सिर्फ इसके फेजेस लिखने हैं आंसर में, सही है। आप इसको, सॉरी, आप इसको 1 कर लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल की आप, चलो पहली हेडिंग अगर आपके पास हम देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, सही है। जो इसकी हेडिंग नंबर 2 है वो उसकी स्टेजेस हैं या फेजेस हैं, जिसमें आपको पता है बेटा कौन सा फेज आएगा। पहले पहले हमने लिख दिया मेंस्ट्रुएशन फेज की हेडिंग डाल दी, इसकी सब हेडिंग हो गई ना। इसके डे नंबर्स लाजमी लिखने, सही, लाजमी। अगले आपके पास है, आपके पास लिखा हुआ होगा प्रोलिफरेटिव फेस, दो नाम लिखे हुए हैं, दोनों लिख दो। प्रोलिफरेटिव फेस, प्री ओव्यूलेटरी फेस भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेस। अगेन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा डे नंबर लाजमी, लाजमी बेटा प्लीज़, बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा ना लिखोगे तो। उसके बाद आपके पास है सेक्रेटरी फेस या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस, इसके भी डे नंबर लाजमी। तो बेटा डे नंबर ना छोड़ना, ये हो जाएगा डन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई डायग्राम नहीं भाई, मतलब इस आंसर में नहीं लिखनी, इसमें सिर्फ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र करना है, डे नंबर लाजमी, सही हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही। पेज नंबर 163 तक ये सवाल ख़त्म हो रहा है। लास्ट वर्ड इसका बता देता हूँ, अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये सवाल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, डन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था नहीं, 8 हो गया बच्चों, 9 नहीं है, अब वो बॉटनी का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ बल्कि सॉरी 7 और 10 नहीं है ना, सही है। अब हमारे पास बचा 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल अलॉन्ग विद इट्स लोब्स एंड फंक्शंस। तो ये भी लेंदी थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा। यह है सवाल आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन से। फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल बचेगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं ये बोलूँगा बेटा, जिस तरह मैंने बॉटनी में कहा था, लिमार्क भी कर लो, डार्विन भी कर लो, फॉर रिप्रोडक्शन जो चैप्टर मैं आपको बोलूँगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कर लो, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वो भी कर लो, सही। यह है बेटा मजबूरी है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सेक्शन बी बड़ा अजीब सा आया, तो हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए, सही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, अब आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स लोब्स एंड इट्स फंक्शंस इन डिटेल।
तो यानी कि आपको इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूरा पूरा उसके लोब्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, इंट्रोडक्शन सब देना है। तो बेटा हम लोग इसका चैप्टर नंबर लिखते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है? 18। चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन, और इसका जो पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर ये स्टार्ट होता है सवाल 108 108 से, और ये सवाल बच्चों एंड हो रहा है बिल्कुल 110 पे। 108 109 110 तकरीबन 2.5 पौने 3 पेजेस हैं। सही। इसके बाद फिर थायराइड ग्लैंड स्टार्ट हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बेटा आपको इसमें सब कुछ लिखना है, यानी कि आपको इसके पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आप मुझसे हेडिंग्स पूछोगे तो इसमें मैं कहूँगा सब कुछ, एंड आई रियली मीन सब कुछ, यानी कि इसमें आप कोई हार्मोन वार्मोन मत छोड़ देना भाई। इसमें आपको हेडिंग्स में सबसे पहले हेडिंग तो इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सही है। दूसरी हेडिंग्स में आप इसका पहला लोब लिख सकते हो, एंटीरियर लोब, एडिनोहाइपोफाइसिस। सही। उसके बाद इसकी फिर हार्मोन्स है। मैं हर हार्मोन लिखूंगा नहीं, आप सबको ही पता है बेटा इसके हार्मोन्स यहाँ सब दिए हुए। सारे हार्मोन्स लिखने के बाद आप इसकी हेडिंग डालोगे फिर मीडियन लोब। आपकी बुक्स में है नहीं क्योंकि मीडियन लोब का जिक्र नहीं है इंसानों में ना, मैं देख लेता हूँ। एंटीरियर और पोस्टीरियर कर दो ना बस, पे ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कर दो, पुरानी बुक में मीडियन का अलग से था, तो बस ठीक है बच्चों, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। लेकिन बच्चों यहाँ पे हार्मोन्स के साथ साथ उनके क्या क्या लिखने हैं पता है ना आपको? फंक्शंस। यहाँ भी हार्मोन्स के साथ, यहाँ भी हार्मोन्स के साथ हार्मोन्स एंड फंक्शंस, सारी मतलब हार्मोन्स जो हैं वो लिखने हैं। सही है। एंटीरियर लोब के MSH, STH, TSH, LH, FSH सब उनके फंक्शंस भी हैं। सही है। और इसमें आप कुछ कमी बेशी नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। आखिरी वाला जो हमारे पास सवाल है, इसके बाद जो है वो खैर लिमार्क थ्योरी हुआ हुआ है, वो तो खैर बॉटनी में था, सॉरी मुझसे गलती से इसमें ऐड हो गया, उसके लिए माजर बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पे 10 के बाद 12 नंबरिंग हो गई, तो उसके लिए सॉरी। तो बेटा ये 11th है सवाल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही। तो अगर थोड़ी बहुत गलती आप देखो तो मैंने उसके बारे में आपको यहाँ बता दी वीडियो में। मैं इधर ही कोशिश करता हूँ लिखूँ सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 11। एक्सप्लेन, क्या दिया हुआ है बच्चों? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही। मैं देख लेता हूँ विजिबल है आपको या नहीं प्रॉपर। सही। अच्छा, इसमें हम लोग आते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बल्कि मेरे पास ये रही बुक दूसरी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेज नंबर है बच्चों 151। पेज नंबर है 151। पेज नंबर 151। चैप्टर नंबर आपको पता है कौन सा है बच्चों? 20 है ना, ये 20 है। चैप्टर का नाम है बच्चों रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसमें पहली हेडिंग जो आएगी ना वो आपकी, मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ भाई। पहली जो हेडिंग है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहली हेडिंग आ जाएगी गोनैड्स की। बल्कि एक काम करो ना, पहली हेडिंग आप ये वाली लिख दो, मेल। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है। दूसरी हेडिंग में आपके पास आ जाएगी इसकी स्ट्रक्चर्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके दूसरी हेडिंग स्ट्रक्चर्स। फिर आप उसके बाद आप कर लो ABCD करके, जैसे मैंने आप इसको डिवाइड कर दिया। पहली हेडिंग गोनैड्स की आ गई, दूसरी हेडिंग गोनैड्स के बराबर में टेस्ट से ज़रूर लिखना। दूसरी हेडिंग आपके पास आ गई एसेसरी डक्ट्स की, एसेसरी डक्ट्स की। सही। मैं चेक कर लूँ विजिबल हो रहा है आप लोगों को? सही। सही। उसके बाद आप एसेसरी डक्ट्स में अगर आप देखो तो कुछ है सब हेडिंग्स ना, एफरेन डक्ट्स। सही है। डक्ट इज डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद आपके पास एक और हेडिंग है पीनिस, फिर स्क्रूटम। सही। तो उसका मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सफ़र।
बच्चों एसेसरी डक्ट्स जो है ना वो फिर हम लोग एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। सही। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिरी सवाल एज पर माय गेस्ट पेपर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपने हेडिंग डाल दी। सही है। अगली हेडिंग आपने डाल दी स्ट्रक्चर्स की, उसके अंदर फिर सब हेडिंग में आपने डाल दिया गोनेड्स। गोनेड्स बेटा आप टेस्टिस इसमें ज़रूर लिखो।